Welcomed in Zahra's classes. Today I am here with another lesson, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This chapter is written by Anis Jung and it is taken from one of your books, Flamingo. So let us start the chapter. First, before starting the chapter, let me discuss about author. हम author के बारे में जान लेते हैं. Author का नाम है अनीस जंग. She was born in 1964 in Rourkela, okay, and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Means maximum समय इनका जो था बचपन से लेके उनके पूरा adolescent का टाइम जो था वो हैदराबाद में ही गुजरा और इन्होंने अपनी पूरी विद्या जो है she received her education in Hyderabad and United States of America. Her parents were both writers, okay. तो यहाँ पे ये एक ऐसे परिवार से आ रही हैं जहाँ पे इनके पेरेंट्स भी राइटर्स हैं और इनकी फील्ड जो है वो काफ़ी इनको नोन थी. Anis Jung began her career as a writer in India and she has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और इंडिया में इन्होंने अपना करियर एज अ राइटर स्टार्ट किया था. शी हैज़ बीन एन एडिटर भी रह चुकी हैं, कॉलमनिस्ट यानी जो कॉलम्स लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, मेजर न्यूज़पेपर्स में इंडिया के, और अब्रॉड भी इन्होंने कॉलम्स लिखे हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे. नाउ द फॉलोइंग इज जो अभी चैप्टर हम पढ़ेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग, the following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. ये जो चैप्टर लिया गया है ये इनकी एक बुक है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इसमें से एक छोटा सा अंश लिया गया है और यहाँ पर इस चैप्टर में या इस पोर्शन में शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which condemned these children to a life of exploitation. ठीक है, यहाँ पर इस पूरे बुक में इन्होंने जो लॉस्ट स्प्रिंग के नामक बुक जो किताब लिखी है इन्होंने, इसमें उन्होंने उन बच्चों के बारे में लिखा है जो घोर पॉवर्टी, गरीबी से गुजर रहे हैं और जो इस देश का कल्चर है, कस्टम है और जो एक चाइल्ड लेबर है उस पे इन्होंने प्रकाश डाला है और किस तरह से बच्चों को उनके बचपन को छोड़ के उनकी लाइफ को एक्सप्लॉयटेशन की तरफ सिस्टम लेके जाता है. अनीस जंग्स लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड विच शी रोट इन 2005 फोकसेस ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स. डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स यानी वो बैकग्राउंड्स जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं है, जो उनको पढ़ने में जो एक समय होता है पढ़ाई लिखाई का, उस समय वो यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि वो समय उन्होंने उन बच्चों को अपनी रोज़ी रोटी पे कंसंट्रेट करना होता है. इस तरह का बैकग्राउंड उनको मिलता है, गरीबी का बैकग्राउंड होता है विदाउट एजुकेशन. एंड इंक्लूड्स द स्टोरी ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश. तो यहाँ पे दो बच्चों की कहानी के माध्यम से लेखिका ने बहुत जिसको बोलते हैं सीरियस मैटर को, सीरियस जो टॉपिक है उसको सामने रखा है और जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है एवरीवेयर, जो चाइल्ड लेबर के फॉर्म में है. गरीबी की वजह से जो बच्चे अपने बचपन को खो देते हैं और वो कमाने के बोझ तले दब जाते हैं ताकि वो अपने आप को जीवित रख सकें. तो इस तरह से लेखिका अनीस जंग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा है और यहाँ तक कि शी ऑल्सो वर्कड ऑन द वुमेन बिहाइंड द पर्दा. वो जो पर्दा का सिस्टम है मुस्लिम समाज में, मुस्लिम वुमेन बिहाइंड पर्दा, तो उस पर भी उन्होंने उससे बात करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने लेखनी के माध्यम से वो सामने उन्होंने रखा है. So let us see what is there in this chapter. Sometimes I find a rupee. लेकिन इससे पहले let me explain you the theme of the chapter. What is the theme? What do we mean? What is the central idea of the lesson? That is lost spring. Lost spring से इन बच्चों की child labor का क्या ताल्लुक है?
तो थीम ये है कि स्प्रिंग जो है वो एक ब्लूमिंग सीजन है। स्प्रिंग का जो समय है, वसंत जो होता है, वो एक ब्लूमिंग सीजन होता है। हर जगह आप देखते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो बहुत खुशियां होती हैं, रंग होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, मीन्स फुल ब्लूम होता है। हर जगह ग्रोथ होती है, पॉजिटिविटी होती है, एनर्जी दिखती है। तो स्प्रिंग इज यूज्ड एज अ मेटाफर ऑफ चाइल्डहुड। जो मेटाफर होता है, एक डिस्क्राइब किया है बच्चों का जो बचपन है, उसको स्प्रिंग सीजन से डिस्क्राइब किया कि बचपना भी उसी तरह का होता है, फुल ऑफ स्टेमिना, फुल ऑफ इनोसेंस, और बहुत वाइटैलिटी होती है उसमें, और वो स्प्रिंग के साथ लेखिका ने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। तो स्प्रिंग मतलब चाइल्डहुड, बच्चों का बचपना, जो कि वो धीरे धीरे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ की बच्चा अपने लाइफ को एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाए। ये बचपना ही होता है जहाँ पे बच्चे अपने लाइफ को जीते हैं, खुश होते हैं, कार्व करते हैं ताकि उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट बन सके। तो यहाँ पे ये स्टेज होती है बच्चों के चाइल्डहुड की, जहाँ की वहाँ पे वो स्किल गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्कूल जाने का समय होता है, पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तो स्प्रिंग इज हियर यूज्ड एज अ मेटाफर ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पे स्प्रिंग हो गया। लेकिन लॉ स्प्रिंग क्यों लिखा है? बिकॉज लॉ स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू अनीस जंग इज अ डिस्क्रिप्शन, इट इज शी हैज़ डिस्क्राइब्ड, शी हैज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं जो कि कंडेम्ड टू पॉवर्टी हैं, यानी जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से ऐसी बनाएगी जो कि अनफिट है, जो नॉर्मल एक बच्चे की ज़िंदगी होती है, स्कूल जाना, पढ़ना, खेलना, कूदना, एंजॉय, उस लाइफ के लायक नहीं रहती इन बच्चों की लाइफ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और लाइफ जो है फुल ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस होता है। तो इसलिए उन बच्चों का बचपन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है पॉवर्टी की आड़ में। तो उस तरह से देखा जाए तो जो स्प्रिंग है बच्चों के जीवन का, जो स्प्रिंग ऋतु है, जो चाइल्डहुड है, वो इन बच्चों की ज़िंदगी में लॉस्ट है। तो इसलिए द चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग। सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द चैप्टर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। और इस पहले पार्ट में, दो पार्ट्स में इस चैप्टर को लिया गया है, दो बच्चों की कहानियों के माध्यम से बताया गया है। देयर आर टू प्रोटैगनिस्ट, एक है साहिब आलम जो अभी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, दूसरा है मुकेश। और ये दोनों बच्चों ने अपने बचपने को पूरी तरह से बेचारों ने ख़त्म कर दिया है, बिकॉज दे हैव टू कैरी बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। वो अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं, गरीबी का बर्डन बोझ लेके चल रहे हैं, इलिटरेसी का बोझ लेके चल रहे हैं, उनके कंधों पे अपने परिवार को या अपने आप को चलाने का बोझ है। तो इस स्टोरी के माध्यम से लेखिका ने एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है बच्चों का, और किस तरह से एक होप की भी किरण इसमें उन्होंने देखी है, उन बच्चों की चाहत भी देखी है जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो अब यहाँ पे हम पहले पार्ट को पढ़ते हैं, और पहले पार्ट को हम देते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट में बच्चों जो नट शेल है पार्ट का, उसमें लेखिका ने रैग पिकर, यानी जो बच्चे रैग पिकिंग करते हैं, यानी जो कूड़ा उठाते हैं, जो गार्बेज उठाते हैं जिसको बोलते हैं, तो कबाड़ वाले होते हैं, उन बच्चों के बारे में यहाँ पे लिया है। रैग पिकर, सीमापुरी एक जगह है दिल्ली में, पेरीफेरी दिल्ली के इर्द गिर्द एक सीमापुरी नाम की जगह है, और इस जगह में उन्होंने पाया कि ढेर सारे रैग पिकर्स हैं, और वो कहीं दूर दराज से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 में, और यहाँ पे वो अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पोर्शन में लेखिका ने ये बताया है कि जब जो कूड़ा, जो गंदगी, जो रैग होता है, वो दूसरों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल का एक ज़रिया होता है, लेकिन इन बच्चों के लिए वंडर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कभी कभी उनको कुछ ऐसी चीज़ भी मिल जाती है जो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है, वो बच्चे को बहुत एक्साइट करती है। तो यहाँ पे इस कहानी में साहिब आलम के साथ लेखिका का जो डिस्कशन रहा और जो उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, इस पार्ट में दिखाया है। साहिब आलम जो है एक बहुत टेरिबल कंडीशन में रहता है, बहुत छोटे से घर में, मिट्टी के घर में रहता है, और तारपोलिन से जिसकी छत बनी हुई है, जहाँ पे सीवेज का बहुत प्रॉब्लम है, पानी लगा हुआ होता है, ड्रेनेज नहीं है प्रॉपर, ऐसी जगह पे वो रहता है, स्लम एरिया में रहता है, और वो कहीं ना कहीं वो जाता है, अपना गार्बेज उठाता है और उसमें से कुछ ना कुछ वो निकालता है, वो हैप्पी होता है। लेकिन जब उसे एक नौकरी लगती है छोटी सी, जिसमें उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे लेखिका को ये एहसास होता है उससे बात करके कि ये बच्चे जो हैं, इस बच्चे की खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का मालिक नहीं होता है,
वहाँ पे उसको वो करना होता है जो उसका ओनर कहता है। तो इस कहानी के माध्यम से उस बच्चे की व्यथा बताई है, किस तरह से उसका चाइल्डहुड ख़त्म हो रहा है वो बताया है। और यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में कि किस तरह से एक जूते की डिज़ायर होती है लेकिन जूते होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लेखिका ने देखा है कि कई जगह हमेशा बच्चे जो हैं बेयर फुट होते हैं, सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं, एक ट्रेडिशन होता है जो हमें जो शुरू से बचपने से बच्चों को बताया जाता है नंगे पैर रहने का, तो उसको भी लेखिका ने अपने कंसेंट में लिया है। यहाँ पे इस चैप्टर में हम रीड करेंगे और रीड करके एक एक जो पोर्शन है उसको दैट आई एक्सप्लेन यू। So the very first part I am starting. Sometimes I find a rupee in the garbage. This is the title of this particular topic, a particular part where we will deal with the life history of Sahib Alam. Okay. So why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging. Scrounging यानी किसी चीज़ को बहुत बुरी तरीके से खोजना. For gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, said amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their field and homes. His mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly. ग्लिबली का मतलब बहुत फ्लुएंटली, फटाफट, ठीक है। ग्लिबली का मतलब होता है बहुत आराम से, चिकनाई से, चपलता से। लेखिका ने कहा कि गो टू स्कूल देन, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो यहाँ पे द ऑथर, एक जो ऑथर है, जो राइटर है, शी कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। हर सुबह लेखिका के पड़ोस में एक बच्चा हमेशा आता है जिसका नाम है साहिब, और वो हमेशा उसको पाती हैं कि शी ऑलवेज फाउंड हिम सर्चिंग फॉर समथिंग इन द गार्बेज। जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, उस कूड़े के हीप में वो उस बच्चे को कुछ ना कुछ वो खोजते हुए पाती है। तो एक मॉर्निंग उन्होंने पूछा एक सवेरे कि यहाँ पे क्या हमेशा करते हो? तो उसने बताया कि मुझे करने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने, लेखिका ने बोला कि तब स्कूल जाओ। तो यहाँ पे स्कूल जाने की बात पे जो है लेखिका ने ये सोचा कि किस तरह से ये जो है फटाफट निकल गया उनके मुंह से, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है कि ये इतनी तेज़ी से, इतनी इमीडिएटली तो निकला, लेकिन ये एक हॉलो एडवाइस है। इतने गरीब बच्चों को हम स्कूल जाने को बोल रहे हैं जिनके पास की कोई रिसोर्सेज नहीं है। और ये बच्चा, ये कहाँ से आए हुए होते हैं? ये बांग्लादेश के रेफ्यूजीज़ होते हैं जो आए होते हैं यहाँ पे, जो रुकते हैं, जो रहते हैं इलीगल तरीके से। इन्होंने अपनी जगह को इंक्रोच किया हुआ है और ये ढाका जैसी जगह से आए हुए हैं जहाँ की बहुत सारे खेत हैं, ग्रीन फील्ड्स हैं, अच्छी जगह है। और ऐसी जगह को वो छोड़ के कहाँ आए हैं? इंडिया में आए हैं, ताकि वो यहाँ पर अपनी जीविका को वो कर सकें, जीविका को अपनी ले सकें, जी सकें जीवन। What happens next? There is no school in my neighborhood. Why? When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at the noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो यहाँ पे लेखिका ने जब पूछते हैं बच्चों से, उससे पूछते हैं, उस लड़के से पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो बच्चा कहता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, यानी मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई स्कूल नहीं है, और जब बनेगा तब मैं जाऊँगा। तो लेखिका ने उनसे पूछा कि क्यों, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँगी तो क्या तुम आओगे? मुस्कुराते हुए, जोकिंगली, एक मजाक के तौर पे उसने जानना चाहा उस बच्चे से
तो बच्चे ने बिल्कुल स्माइलिंग फेस से उसने कहा कि बिल्कुल। यहाँ पे इस लाइन में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, उस बच्चे को ये देखिए उसके अंदर ललक है, बाकी बच्चों की तरह भी उसके अंदर वो चाह है कि वो स्कूल जाए, वो पढ़े, उस लाइफ को वो एंजॉय करें। कुछ दिन के बाद वो बच्चा फिर आता है लेखिका के पास और पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, आपने तो बोला था स्कूल बनाएंगे, तो क्या वो रेडी हो गया, तैयार है? तो लेखिका ने उसको समझाया कि इतना टाइम लगता है एक स्कूल बनने में, बहुत समय लगता है। और वो अपने कथन पे भी उन्हें एम्बैरेसमेंट हुई, शर्म आई कि ऐसी प्रॉमिस मैंने उस बच्चे से किया जो कि खोखली है। मतलब उनको ये लगता है कि इस तरह की प्रॉमिसेस इस तरह के बच्चों के लिए उनके चार्मलेस वर्ल्ड में हमेशा दिखती है, यानी ब्लीक वर्ल्ड में हमेशा उन बच्चों को इस तरह की प्रॉमिसेस का सामना करना पड़ता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। बहुत प्रॉमिसेस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन उनके दर्शन बहुत छोटे होते हैं। तो लेखिका को भी खुद के ऊपर एम्बैरेसमेंट हुई कि मैंने तो एक प्रॉमिस किया जो कि मैं फुलफिल नहीं कर पाई, और इस तरह के बच्चों में हमेशा इस तरह की खोखली प्रॉमिसेस उनको सुनने को देखने को मिलती हैं। ठीक है। बहुत समय के बाद लेखिका ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने बताया उसका नाम है साहिब आलम। साहिब आलम का जो एक्चुअल मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरे दुनिया का मालिक। तो यहाँ पे लेखिका को इस नाम के विपरीत उस बच्चे की कंडीशन नजर आई। वो सोचती हैं कि ये बच्चा ये अपने नाम का मतलब नहीं जानता, जब ये जान जाएगा तो इसको बिलीव करने में मुश्किल होगी, क्योंकि जो दुनिया का मालिक है, यूनिवर्स का लॉर्ड है, वो किस कंडीशन में रह रहा है। तो इस तरह से लेखिका जो है बहुत सारे बच्चे उसके साथ वो जब घूमता है साहिब आलम, तो उन सारे बच्चों को देखती हैं, सारे बेयर फुट होते हैं, जिनके पैरों में चप्पलें नहीं होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल जैसे सवेरे बहुत सारी चिड़ियों का झुंड आता है और शाम दोपहर तक उड़ जाता है, उसी तरह से बच्चे भी सुबह आते हैं, ढेर सारे बच्चे ग्रुप्स में आते हैं, नंगे पैर आते हैं और कुछ समय वहाँ रह के रैक पिकिंग करके वो चले जाते हैं। और लेखिका के पास 1 महीने के अंदर में इन सारे बच्चों को पहचानने का एक समय मिलता है और सारे बच्चों को वो पहचान जाती हैं। देन व्हाट हैपेंस इज व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स। जब लेखिका ने बच्चों को देखा उनके बेयर फुट में, तो लेखिका ने पूछा कि भाई आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, आप लोग बेयर फुट क्यों हो, इस तरह से नंगे पैर नहीं रहा जाता है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मतलब एक बच्चा कहता है कि मेरी मदर ने मुझे नहीं दिलाया, एंड इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर उसकी मदर ने इसको दिया भी तो भी, अगर इसको जूते चप्पल मिलते भी हैं तो भी वो उसको फेंक देगा, वो पहनेगा नहीं। और ये बच्चा जो बोलता है हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, ये वो बच्चा बोलता है जिसके पैर में 2 जूते हैं जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes. देखिए यहाँ पे भी बच्चे की एक ललक होती है जो बाकी बच्चों की तरह वो देखते हैं, बाकी बच्चों की तरह वो महसूस करते हैं कि हमारे पास भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इन लाइंस में भी ये समझ में आता है कि बच्चों, ये जो बच्चे हैं इनके अंदर भी वो तमन्नाएं हैं, वो सारी चाहते हैं जो बाकी बच्चों में होती हैं। तो इनको भी जूता चाहिए होता है। तीसरा लड़का कहता है, सेज द थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। मतलब एक तीसरा बच्चा भी होता है जो कहता है मुझे भी जूते चाहिए, जो कि कभी उसके पास उसकी लाइफ में अब तक उसने जूते नहीं देखे थे, ना पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो यहाँ पे लेखिका ये कहती हैं कि बहुत सारी जगह पे उन्होंने जब ट्रैवल किया सिटीज़ में, विलेजेस में, तो उन्होंने देखा है कि बच्चों को बैरफुट ही चलते हुए, इस तरह के बच्चों को। तो उनके हिसाब से ये है कि केवल वो गरीबी या लैक ऑफ मनी से नहीं है ऐसा, बल्कि नंगे पैर रहना एक उनकी ट्रेडिशन में, ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन है अपनी गरीबी को छुपाने का। तो यहाँ पे आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मतलब लेखिका ये सोच रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रेडिशन बता रहे हैं लोग कि नहीं हमारे ट्रेडिशन में कि जूता नहीं पहनना या चप्पल नहीं पहनना, नंगे पैर रहना है, बल्कि इसकी आड़ में वो कहीं अपने परपेचुअल यानी जो नेवर एंडिंग है हमें ऑफ स्टेट ऑफ पॉवर्टी वो छुपा रहे हैं, अपनी गरीबी को जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उस गरीबी को इस मिथ्या की आड़ में छुपा रहे हैं कि बेयर फुट जो है या नंगे पैर जो है ये एक ट्रेडिशन है रहना। ओके, देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट थिंग हैपन्स इज आई रिमेंबर अ स्टोरी। अब यहाँ पे लेखिका ने एक स्टोरी बताई है और इस स्टोरी से उन्होंने कुछ चीज़ों को
यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एक्सक्यूज मी। I remember a story of a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो यहाँ पे लेखिका ने एक इंसान की कहानी उन्हें याद आती जो उन्होंने बताई थी कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो एक स्कूल के पास जाता था जो एक मंदिर के बगल में था, और उस मंदिर में उस बच्चे के फादर जो थे प्रेस्ट थे। तो वो बच्चा हमेशा वहाँ रुकता था और टेम्पल के सामने खड़े होके एक जूते के लिए वो प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned into an air of desolation. तो यहाँ पे 30 साल के बाद जो है लेखिका उस पर्टिकुलर जगह पे जाती है जहाँ पे वो उस बंदे ने बताया था कि उसके फादर प्रिस्ट हैं, और वहाँ पे उस मंदिर में के पास भी जाती हैं जो कि अब ख़त्म हो चुकी थी, टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ठीक है। और वहाँ पे जब वो गई तो बैकयार्ड में, तो वहाँ पे एक नए प्रीस्ट रहते थे। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। They were red and white plastic chairs. A young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. तो यहाँ पे लेखिका ये बताती हैं कि जब वो गई वहाँ पर तो वहाँ पे उन्होंने पुराने प्रिस्ट को तो नहीं देखा, नए प्रिस्ट को देखा, और नए प्रिस्ट के एक बच्चा वहाँ पर आया जो पूरी तरह से ड्रेस था, यूनिफॉर्म था, और उसके पैरों में भी जूते थे। और वो आया और बहुत तेज़ सांस में दौड़ता हुआ आया, पैंटिंग यानी बहुत तेज़ी से सांस लेना। और यहाँ पर जब वो आया हाँफते हुए, वो बच्चा आया, पैंटिंग मीन्स हाँफना, और उसने अपना स्कूल बैग वहीं पे फेंक दिया बेड के ऊपर। तो उस बच्चे को देख के लेखिका को वो पुराना बच्चा याद आता है जिसने कभी एक स्टोरी बताई थी कि भगवान के सामने उसने जूते मांगे थे और ये प्रार्थना की थी कि वो कभी जूते खो ना जाएं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने उनकी प्रेयर को सुन लिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं लेखिका की नज़र में जो कि एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो रैग पिकर्स हैं और जिनके पैरों में चप्पल कभी नहीं उन्होंने देखा, और कभी उनकी शू की जो प्रेयर है गॉडेस से वो कभी ग्रांट नहीं हुई है। तो हमेशा जो रैग पिकर्स हैं वो नंगे पैर ही उनको दिखे हैं। My acquaintances with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi. This is the important part, students. Yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters. Squatters यानी जो आके रहते हैं अनलॉफुल कंडीशन से, इलीगल तरीके से कहीं से भी बाहर से आते हैं और यहाँ पर रहते हैं, यानी अतिक्रमणकारी जो होते हैं वो रहते हैं। Who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running waters, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years. Without an identity, without permit, but the ration card that get their names on voters list and enable them to buy grains. तो यहाँ पे लेखिका जब इस रैग पिकर से बात करती है, साहिब आलम से बात करती है, तो यहाँ पे वो पहुँचती हैं एक जगह जहाँ जिसका नाम है सीमापुरी, जो कि एक जगह है। ये सीमापुरी जो है एक ऐसी जगह दिल्ली के इर्द गिर्द रिहायशी इलाकों में, बहुत क्लोज टू दिल्ली है, और एक डिफरेंट वर्ल्ड है वहाँ पे, और वहाँ पे सारे रैग पिकर्स रहते हैं। और ये रैग पिकर्स जो हैं इनकी फैमिलीज़ जो हैं, जैसे साहिब की फैमिली है, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि बांग्लादेश से 1971 में यहाँ पर आईं और अनलॉफुल इलीगल तरीके से वहाँ पे वो रहने लगी। और ये क्यों आई वहाँ पर? यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि उनका जो घर था बांग्लादेश में वो बहुत सारे स्टॉर्म्स की वजह से, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से जो है उनकी फील्ड और घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, और वहाँ पे रहने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं था, इसलिए वो भाग के यहाँ पर आए थे।
और इस सीमापुरी की जगह में करीब 10,000 रैग पिकर्स रहते थे, कबाड़ वाले बच्चे होते थे। और कैसे कंडीशन में रहते थे? दे लिव इन मड स्ट्रक्चर्स में रहते थे, यानी मिट्टी के घरों में होते थे, जिनकी जो छत होती थी वो तारपोलिन और टीन की से छाई हुई होती थी, और कोई भी एमिनिटीज़ नहीं होती थी जो एक सिविक लाइफ के लिए होनी चाहिए। पानी है, पानी की निकासी है, सफाई है, सीवेज है, पानी बहता पानी का जो एक प्रॉपर वे है, वो कुछ भी नहीं था। उनको पूरी जो सिविक एमिनिटीज़ हैं वो लैकिंग था। बस क्या था इन लोगों के पास? इनके पास वोटर आईडी कार्ड था, वोटर्स लिस्ट में जिनका नाम था, और राशन कार्ड था, और इसी के दम पे वो अपने वोट्स देते थे और अपना खाना जुगाड़ते थे, इसी के दम पे। नाउ दे मूव अबाउट पिच एंड देयर टेंट्स वेर एवर दे कैन, और जहाँ पे भी उनको कोई लगता था कि कबाड़ की जगह यहाँ पे नज़दीक है तो वहाँ पे अपना टेंट उखाड़ के गाड़ लेते थे, और जहाँ पे लगता था कि यहाँ पे खाना आसानी से मिल सकता है। और जो रैक पिकिंग है, यानी जो कूड़ा उठाना है, कबाड़ ढूंढना है, तो वो रैक पिकिंग जो था वो उनका एक सबसे सोल मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड था। ठीक है ना, सबसे अहम जरिया था अपनी लाइवलीहुड को, अपने रोज़ी रोटी को कमाने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेखिका ने इस चीज़ को देखा। अब क्यों ये यहाँ पे रहते थे? फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। उनका कहना था कि खाना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए देन आइडेंटिटी। अपने आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खाना, ताकि हम जीवित रह सकें। If at the end of the day we can feed our families and get to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. उनका कहना था कि अगर हमें यहाँ पे रह के खाना मिल रहा है और हम बिना मतलब हम भर पेट खा के सोने जाते हैं, तो वो जगह ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू वो जगह जहाँ की बहुत सारे खेत खलियान हैं लेकिन वहाँ पे खाने के लिए अन्न नहीं है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड यानी फटी हुई साड़ियों में एक ग्रुप ऑफ औरतें हैं वहाँ पे, जहाँ पे लेखिका ने पूछा कि क्यों यहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा यहाँ हमें खाना मिलता है और हमें अपनी आइडेंटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को जीवित रखना, सर्वाइविंग रखना, और यहाँ पे जो जगह जहाँ पे हमें खाना मिल रहा है वो जगह ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू वो जगह जो वो छोड़ के आए हैं, जहाँ पे ग्रीन फील्ड्स हैं लेकिन वहाँ पे खाना नहीं है। When I asked them, they left their beautiful land of green fields and rivers. तो जब लेखिका ने पूछा कि क्यों उन्होंने अपने इतनी खूबसूरत जगह को, ढाका को, बांग्लादेश को छोड़ के, तो यही रीज़न था। उन्होंने दिया कि वहाँ पे उन्हें जीवन यापन के लिए कोई रोज़ी रोटी नहीं थी और खाने के लिए कोई खाना नहीं था, इसलिए वो ऐसी जगह पे आके रहने के लिए मजबूर हो गए। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is leaking proof. But for a child, it is even more. तो यहाँ पे बता रही हैं लेखिका कि ये रैग पिकर्स जो होते हैं कि बच्चे इसी टेंट में रह के बड़े होते हैं और उनके सर्वाइवल में उनके पार्टनर्स होते हैं, अपने पेरेंट्स के पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि वो भी कबाड़ी में ही काम करने जाते हैं, कबाड़ में से ढूंढने जाते हैं, रैग पिकिंग करते हैं। और सीमापुरी में जो ये रैग पिकर्स रहते हैं उनके लिए सबसे सोल जो काम का ज़रिया है वो रैग पिकिंग है, और कई सालों से 30 सालों से वो यहाँ पे रह के इस काम को करते हैं। और इस काम में उन्हें ऐसा लगता है कि गार्बेज जो है, जो कूड़ा है, उनके लिए कबाड़ है, कूड़ा है जो, वो उनके लिए एक गोल्ड के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसी की बदौलत उनको अपनी डेली ब्रेड्स यानी रोज़ की जीविका का माध्यम है वो, उनके ऊपर एक छत है इसी की वजह से, और बच्चों के लिए तो ये गार्बेज और भी बहुत ज़्यादा कुछ है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is means of survival. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. तो यहाँ पे
लेखिका देखती हैं कि ये जो रैग पिकर्स होते हैं, ये बच्चा बोलता है कि कभी कभी हमको उस कूड़े में से 1 रुपया भी मिलता है, कभी 10 रुपये का नोट भी मिलता है, और उसके बाद भी, और उनकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल चमकती हैं। उन बच्चों में एक उम्मीद की किरण दिखती है कि कभी हो सकता है हमें उसमें एक सिल्वर कॉइन भी मिले, लेकिन उसके बाद भी वो स्क्राउंजिंग यानी खोजना नहीं छोड़ते हैं, मुफ्त का सामान ढूंढना नहीं छोड़ते हैं, इस होप में कि उन्हें कुछ और ज़्यादा मिल जाए। और तभी लेखिका को एहसास होता है कि इन बच्चों के लिए ये गार्बेज जो है वो कोई डिफरेंट चीज़ है, उसमें उनको बहुत वंडर्स नज़र आते हैं, बहुत सारी सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। अब यहाँ पर एक मॉर्निंग जब ठंड के समय में लेखिका ने देखा कि साहिब जो है एक क्लब के आगे खड़ा हुआ है, उसके नेबरहुड में एक क्लब है, और वहाँ पे 2 यंग पीपल जो हैं वो टेनिस प्लेइंग, जो टेनिस का जो ड्रेस होता है उसका ड्रेस पहन के वो टेनिस खेल रहे हैं। तो जब लेखिका ने देखा कि साहिब ये गेम देख रहा है, तो उसने वो बहुत आराम से देख रहा है, और वो साहब ऑलवेज ही यूज टू स्टैंड आउटसाइड द क्लब एंड वॉच दिस यंग मैन प्लेइंग टेनिस गेम। और ये जो टेनिस था ये इसको फैसिनेट करता था। तो यहाँ पे भी देखिए इस बच्चे की जो उम्मीद है, इस बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो सामने नज़र आ रहा है। अब बाकी बच्चों की तरह ही ऑल्सो विश टू प्ले टेनिस, और किसी ने उसको एक टेनिस शूज़ भी दिया जो कि फटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो टेनिस शूज़ जो है वो पहन के वो वहाँ पे खड़ा होता है और उनका गेम देखता है, और उसके लिए ये लगता है कि इट वॉज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू, क्योंकि वो कभी ना तो खरीद सकता था ना कभी उस तरह का गेम वो खेल सकता था, बट फिर भी उसके दिमाग में उसके जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सामने आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से इस बच्चे की मनोव्यथा लेखिका बता रही हैं। द गेट कीपर्स लेट मी यूज़ द स्विंग, कभी कभी वो बताता है कि मैं अंदर एंटर होता हूँ, गेट कीपर मुझे आने देता है और मैं कभी कभी थोड़ा सा देखता हूँ। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो किसी ने उसको दिए हैं जूते। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. मतलब उसके पास एक ऐसा जूता किसी ने दिया था जिसमें एक छेद था, लेकिन जिस अमीर बच्चे का या जिसका वो जूता था उसके लिए तो ये बेकार हो चुका था क्योंकि उसमें एक छेद था, लेकिन साहेब के लिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस जूते में कितने छेद है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा वो जूता खरीद नहीं सकता था और उसके लिए एक ये बहुत बड़ी बात थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट, जो नंगे पैर चल सकता है, इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। सही बात है कि जिन बच्चों के पास जो जूते खरीद नहीं सकते उनके लिए एक सपना है, तो उनको इस तरह का जो हमेशा नंगे पैर होते हैं लेकिन उनको इस तरह का एक जूता अगर मिल जा रहा है जिसमें एक ही छेद है जिससे कोई मतलब नहीं होगा, तो उनके लिए एक समझ लीजिए सपने का साकार होना है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, बहुत अटेंशन से वो गेम देखता है, वो उसके पहुंच से बाहर है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में कभी भी उस गेम को खेल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पावर्टी उसके ऊपर है, उसके कंधे पर है, और अपनी जीविका कमाना उसका पहला प्रायोरिटी है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. अब कुछ समय के बाद साहब लेखिका से जब मिलता है, जब ऑथर से मिलता है, तो ऑथर उसके हाथ में एक कैनिस्टर होता है, एक डब्बा होता है दूध का, और मिल्क बूथ जा रहा होता है। तो वो लेखिका से बोलता है कि अब मुझे काम मिल गया है एक चाय की दुकान पे जो रोड के उस तरफ है, और अब मेरे को 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है। तब उस पर लेखिका ने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? और उस सवाल के जवाब में लेखिका ने जब उस बच्चे का चेहरा पढ़ा, उसकी आंखों में झांका, तो उनको लगा कि ये बच्चे के चेहरे का रंग जो है वो चेंज हो जाता है, और उसमें जो केयर फ्री लुक एक होता है, जो एक बच्चों में बिंदासपना होता है, एक इनोसेंस होता है, वो कहीं खो गया है। उसमें लेखिका को बच्चों का इनोसेंस नहीं नज़र आता। क्यों? बिकॉज द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग के बनस्बत स्टील का जो कैनिस्टर है वो ज़्यादा हैवी है, और दैट ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। द बैग वॉज हिज, क्योंकि जब वो अब रैक पिकिंग करता था तो अपनी मर्जी का मालिक था, वो अपने हिसाब से बैग उठाता था, अपने समय से वो चलता था, अपने मर्जी का मालिक था।
बट कैनिस्टर किसका था? द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओज द टी शॉप। तो कैनिस्टर किसका था? वो उसके मालिक का था। तो यहाँ पे बच्चे की आज़ादी जो है वो खो चुकी थी। बच्चा अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता था जैसे वो तब करता था जब वो रैग पिकर था। तो साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो साहिब जो है अब वो अपना मास्टर नहीं है, वो किसी के अधीन रह के काम कर रहा है। उसकी गरीबी ने उसके इंटरेस्ट को, उसके खेल के इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया है और उसके कंधों पे जो है वो जीविका लाने का एक बहुत बड़ा बोझ है और सर्वाइवल का एक बोझ है। तो यहाँ पे बच्चे ने जब अपनी जीविका को और बढ़ाने की कोशिश की तो वहाँ पे वो किसी के अधीन रह के काम करने लगा, जिससे उसके बचपने का जो चाइल्डहुड की जो स्प्रिंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी, जो इनोसेंस था, जो एनर्जी थी, जो केयर फ्री लुक था वो ख़त्म हो चुका था। डेफिनेटली दिस वॉज वन ऑफ द ब्यूटिफुल पॉइंट्स विद ब्यूटिफुल लेसन्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज गिवन बाय द ऑथर। और ये मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। किस तरह से देखिए, आप लोग जो हैं वो आराम से रहते हैं, आप लोग के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन देखिए उन बच्चों की तमन्नाओं के बारे में सोचिए जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये जो कैरेक्टर इसमें यूज़ हुआ है ये अलग अलग जगह का यूज़ हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो सब जगह हर बच्चे की, गरीब बच्चे की सेम है। हज़ारों साहेब आपको मिलेंगे और घुलती हुई पॉवर्टी में, ट्रेडिशंस में वो बच्चे पीसे जा रहे हैं। इन ह्यूमन नेचर को वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हॉस्टाइल कंडीशन में रहते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन में द ऑथर सक्सीड्स इन हाईलाइटिंग द प्लाइट ऑफ अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। जो अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं उनकी प्लाइट को लेखिका जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से बताती है। नाउ देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप आराम से कर सकते हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़? क्या रीज़न हो सकता है? बहुत सारे रीजंस, तो उसमें से आप बता सकते हैं। बिकॉज उनको खाना नहीं है, खाने के लिए उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो इस तरह का रीज़न है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एज वेल एज पॉवर्टी। Rag picker collects rag many storms and they have lost their field, their home in Dhaka. That's why this must be the reason why people have migrated from villages to city. Okay, then what is Sahib looking for in the garbage? साहिब जो है वो गार्बेज में क्या देखता है? साहिब कहाँ रहता है? साहिब lives on garbage dumps in Simapuri on the outskirts of Delhi, and for survival in Simapuri means rag picking. Garbage to these people is like a gold, and Sahib looks for coins in the heaps of the garbage. Sometimes he also finds money, the rupee, 10 rupee note. So he always is in search of some silver coin in the heap of garbage. Okay. Then what is Sahib happy working in tea stall? ये क्वेश्चन आप करिए, क्या साहब हैप्पी है? नो, ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, हिज ओन मास्टरी, एंड ही हैड टू वर्क अंडर समबडी एल्स। तो यहाँ पे आपको ये बहुत इजी चीज़ें हैं। साहेब हैप्पी नहीं है, एंड अगेन ऑल्दो ही इज़ बीन पेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ 800 रुपीज़ एंड विथ meal, but still he has lost the carefree look from his face. This shows that he is not happy with the work in the tea stall. Okay. Long answers में brief account of life and activities of the people like Sahib Alam settled in Simapuri. Simapuri एक जगह है दिल्ली के आसपास, you have to write. And there they are living in very slum condition, very pathetic condition. They have roofs made up of tarpaulin, mud houses. There is no civic amenities available there. So this is all the conditions of Simapuri, and this is how they live. Okay, that they live there. Okay. Law Spring explains the grinding poverty of traditions that condemn thousands of people to a life of abject poverty. Do you agree? Why or why not? तो ये आपका अपना है. Students, these questions I have selected because they are value based questions and you can think and write. So why in this question it explains, Law Spring explains the poverty and traditions that compel a child to live a life as Sahib lived.
सो क्या आप इसको एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो क्यों? बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि पावर्टी जो है वो एक रूट कॉज है, जिससे कि चाइल्डहुड बच्चों का छीना जाता है, उनसे चाइल्ड लेबर कराया जाता है, वो खुद भी विवश होते हैं ताकि वो अपनी सर्वाइवल कर सकें. सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रू फैक्ट्स, and yes, we all agree with that. And where there are various conditions and various places where we find thousands of people, thousands of children, they are working as child labor. So I hope so, students, this part of the chapter you must have understood. Do that, read it. Thank you. Like, share and subscribe Zahra's classes, as well as press the bell icon too. This is my another channel, that is Zahra's classes Hindi. You can opt for this also for Hindi lessons. Thank you, students.